स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ये 14th वीडियो है और ये तीसरा थ्योरम आपके सामने हम रख रहे हैं। पहले थ्योरम का ये जनरलाइजेशन है। पहले थ्योरम में एक कन्वेक्स सरफेस वाला बॉडी है और उसके ऊपर एक बॉडी इस तरीके से रेस्ट कर रहा है। दोनों बॉडीज़ के जो पोर्शंस इन कांटेक्ट थे वो स्फेरिकल थे, किसी स्फेयर के पार्ट थे, इसलिए वहाँ स्फेयर का रेडियाई इन्वॉल्व हुआ था। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर उसको जनरलाइज कर दिया गया। ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक बॉडी है। इनके जो पोर्शंस कांटेक्ट में हैं वो स्फेरिकल हो जरूरी नहीं, कर्व्स हैं, कर्विलीनियर हैं, तो उनके जो है रेडियाई या कर्वेचर इन्वॉल्व होंगे इसमें। अ बॉडी रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर बॉडी विच इज फिक्स्ड एंड द पोर्शंस ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट हैव रेडियाई ऑफ कर्वेचर ρ1 and ρ2 respectively. A body rests in equilibrium upon another body. यानी जब हम पढ़ रहे हैं पहले किसकी चर्चा आ रही है? ऊपर वाली बॉडी की। तो ऊपर वाले बॉडी का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ρ1 है और नीचे वाली बॉडी का रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ2 है। ये हुआ। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी माने ऊपर वाली बॉडी इज एट ए हाइट h above द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अपर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी g1 है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से h ऊंचाई पर है। एंड द कॉमन नॉर्मल मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। एंड द कॉमन नॉर्मल माने ऊपर वाली बॉडी और नीचे वाली बॉडी का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल यानी यहाँ टेंजेंट खींचेंगे तो इसके परपेंडिकुलर है, दिस इज द कॉमन नॉर्मल। ये वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। Then prove that the equilibrium is stable or unstable according as h is less than or greater than ρ1 ρ2 cos alpha upon ρ1 plus ρ2। तो अब पूरे कैलकुलेशन में हमने इतने चीज़ों को माना है। से लिखने का मतलब मान लिया। एंगल G2O2 C2 इक्वल टू बीटा, G2O2 C2 इक्वल टू बीटा। एंगल C1O C1 डैश, एंगल C1O C1 डैश थीटा। O1 G1 O2 G2 के बराबर है और इन दोनों की लंबाइयों को हमने K मान लिया है। ठीक है भाई। O1 C1 G1 माना कि ये जो ऊपर वाली बॉडी है जब ये इसे रोल करी O1 O2 पे चला गया, C1 C2 पे चला गया, G1 G2 पे चला गया। चूँकि ऊपर वाली बॉडी ऐसे रोल कर रही है इसलिए जितना रोलिंग इस पर होएगा उतना ही ये आएगा। माने कि आर्क लेंथ C1 C1 डैश इज इक्वल टू आर्क लेंथ C2 C1 डैश। कोशिश बहुत किया हमने कि ये लंबाई बराबर ही आवे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क हो गया। पहले वाले फिगर में भी इसी थोड़ा सा फ़र्क आ गया था। शुरू करने से पहले हम पहले फिगर बनाए, इसको लिखे, फिर फिगर बनाए, बहुत देर तक 2-3 बार मिटा के बनाए, फिर भी ज़रा सा फ़र्क रह गया तो हमने कहा जाने दो, अब फिर कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार करता हूँ स्टैटिक्स के पेपर में आप पेंसिल और रबर लेके, रबर मतलब इरेजर लेके ही जाइएगा और पेंसिल से ही फिगर बनाइएगा ताकि उसको आप रबर से इरेजर से मिटा सकें। पेन से बना देंगे तो फिर मिटेगा नहीं, फिर कट पिट में बहुत गंदा हो जाएगा। इसके बाद वही मैक्सिमा मिनिमा जैसे थ्योरम नंबर 1 में हम डिस्कस किए थे वैसे ही इसमें डिस्कस करना है। मेन चीज़ यही फिगर है। शुरू करते हैं। लेट O and O1 be the centers of curvature of the lower and upper bodies respectively in the position of rest। O and O1, O सेंटर ऑफ कर्वेचर है लोअर बॉडी का, O1 सेंटर ऑफ कर्वेचर है अपर बॉडी का, और ये जो पोजीशन है ये रेस्ट की पोजीशन है। इस रेस्ट की पोजीशन में कॉमन नॉर्मल वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है।
प्रूफ, बहुत टाइम लगेगा। लेट O and O1 be the centers of curvature of the lower and upper bodies, lower and upper bodies respectively, full stop। now in the position of rest, ये भी लिखिए, in the position of rest, the upper body has G1, the upper body has G1 as the center of gravity, as the center of gravity, so that C1 G1 is the vertical, so that C1 G1 is the vertical। let the upper body be slightly displaced, let the upper body be slightly displaced by rolling, by प्योर रोलिंग। प्योर वर्ड लगाने से मतलब ये हो गया कि स्लिपिंग नहीं होना है भाई, फिसलन नहीं, लुढ़कन, बाय प्योर रोलिंग ओवर द लोअर बॉडी, over the lower body, full stop। let O2 G2 C2, O1 G1 और C1 की चर्चा हो चुकी है। C1 बीइंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हमें कहीं लिख देना चाहिए था, कहीं लिखा है कि नहीं, यहीं पे कामा लगा के लिख दो। कैपिटल C1 बीइंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, the point of contact, बस। वो तो हमको उस सेंटेंस में लिखना चाहिए था ना, चलो कहीं लिख दो, लिखा होना चाहिए। let O2 G2 C2, let O2 G2 C2 be the new positions, be the new positions of O1 G1 C1 respectively, इसीलिए तो O1 G1 बराबर O2 G2 हो रहा है, O1 G1 बराबर O2 G2, O1 G1 बराबर O2 G2, लेंथ बराबर उसको हमने के मान लिया है, इसीलिए O2 की नई स्थिति, O1 की नई स्थिति O2 है, G1 की नई स्थिति G2 है, C1 की नई स्थिति C2 है। let C1 dash be new point of contact, let C1 dash be the new point of contact since the upper body rolls on the lower body without sliding, since the upper body rolls on the lower body without sliding, स्लिप किए बिना, स्लाइड किए बिना, फिसले बिना, therefore arc C1 C1 dash is equal to arc C2 C1 dash। ये जो आर्क C1 C1 डैश है ये बराबर होगा C2 C1 डैश। दैट इज
अब आर्क बराबर होता है रेडियस इंटू आर्क के द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल। तो ये यहाँ भी काम करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे भी ये फार्मूला काम करता है। तो C1 डैश C1 डैश ये लोअर बॉडी का आर्क है ना, और लोअर बॉडी का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ρ2 है। तो ये हो गया ρ2 इंटू थीटा इज इक्वल टू C1 डैश कहाँ गया, ये अपर बॉडी का आर्क है। तो C1 डैश में इन्वॉल्व होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ1 इंटू फाई, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल ये हमने फाई। तो फाई क्वेश्चन में दिया तो नहीं हुआ है, ये हमने माना ही है, फाई भी माना, लेकिन लिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि फाई जहां भी आएगा वो थीटा के रूप में उसको हम चेंज कर देंगे। नंबर 1 ये हो रही डिस्क्रिप्शन ऑफ फिगर एंड ज्योमेट्री। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ओ एक्स, यहाँ पे एक्स लिख ले रहे हैं, उसी से हम हाइट नाप ले रहे हैं, हाइट हम नाप ले रहे हैं। G2M1 ठीक है ना, G2 की हाइट G2M1, G2M1 माने LM2, बिल्कुल ठीक है। और फिगर देखते रहिए, और LM2 को हम तोड़ लेंगे LO2 प्लस O2M2। आगे बढ़ते हैं। नए पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन OX से माना कि H है। पैराग्राफ बदल दीजिए, H नहीं हो Z, लेट Z बी द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द न्यू पोजीशन, above the fixed horizontal line OX, then Z equal to G2M1 equals to LM2 equals to LO2 प्लस O2M2। अब LO2 ऊपर जो छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है वहां से लिखेंगे, O2M2 बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल से लिखेंगे वैल्यू। LO2 ध्यान से फिगर देखिए, LO2 बराबर होगा O2G2 कॉस ऑफ, वो जो हमने एंगल डॉट से दिखा रखा है, जो एंगल हमने डॉट से दिखा रखा है ना। तो LO2 लिखिए, LO2 इस एंगल के बगल वाला साइड है तो कोसाइन हाइपोटेन्यूज होगा G2O2, G2O2 कॉस ऑफ ये डॉट वाला एंगल G2O2L, एंगल G2O2L प्लस O2M2 फिगर देखिए, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में है ना। ये एंगल तो पता नहीं, लेकिन ये एंगल हमको मालूम है, ये एंगल अल्फा प्लस थीटा होगा, ये एंगल अल्फा प्लस थीटा होगा। कैसे होगा देखो, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, माने दो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एक एकांतर कोण ये हो जाएगा और एक एकांतर कोण ये हो जाएगा। ठीक बोल रहा हूँ ना, ये वर्टिकल के साथ और यही वर्टिकल के साथ, तो ये पूरा अल्फा प्लस थीटा है, तो ये भी अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा।
तो इस एंगल के लिए ये वाली साइड बगल वाली साइड है, इसलिए कोसाइन OO2 कॉस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, OO2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू OO2 OO2 कहाँ है? ध्यान से देखिए, OO2 को हम लिख दें ये लेंथ और ये लेंथ, वेयर नहीं, वेयर नहीं लिखेंगे। हाँ, क्यों नहीं लिखना वेयर? एक तो इस एंगल का मुद्दा है, एंगल G2O2L इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, पाई में से हम घटा दें किसको किसको। देखो ये सीधी लाइन है ना, तो यहां से लेके यहां तक पूरा पाई होगा। इस पाई में हमको ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, तीनों का जोड़ घटा दें, यानी चाहे ऐसे करके लिखो चाहे ऐसे करके लिखो, अल्फा प्लस थीटा प्लस फाइव और प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस थीटा अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा और प्लस फाइव की वैल्यू। देखो हम लोग शुरू में एक रिलेशन निकाले थे, क्या था याद है? रो2 इंटू थीटा इज इक्वल टू रो1 इंटू फाइव, यही था मेरी समस्या। फिर भी हम देख लें, गलती ना होने पाए। रो2 थीटा, यस, इस पे हम इक्वेशन नंबर 1 डाले थे, तो यहाँ से फाइव की वैल्यू ले चलो। फाइव की जगह क्या लिख दें? रो2 अपॉन रो1 इंटू थीटा, रो2 अपॉन रो1 इंटू थीटा, और लिख दें बाई 1। इतना आ गया, ठीक है ना? ओके, OO2 का भी झगड़ा आइए निपट लिया जाए। एंड OO2 इज इक्वल टू OC1 डैश प्लस C1 डैश O2 इक्वल टू C1 डैश C1 का पोजीशन है, तो जितना OC1 होगा उतना ही OC1 डैश होगा, तो ये हो गया OC1 प्लस C1O2 है कहीं C1O2? नहीं, C1O2 पढ़ने नहीं ना। C1O1, क्योंकि C1 डैश और C1 डैश C1 का नया पोजीशन है और O2 O1 की नई स्थिति है, तो ये बराबर हो गया OC1 माने रो1 प्लस C1O1 इज इक्वल टू रो2, ऊपर वाली बॉडी का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो OO2 बराबर हो गया इतना। देयरफॉर फिर से लिखिए, अब Z इज इक्वल टू, बहुत लंबा घूम लिए हम लोग, G2O2 को हम K मान ले रहे हैं, K कॉस बटा ब्रैकेट पाई माइनस स्मॉल ब्रैकेट अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा प्लस रो2 अपॉन रो1 इंटू थीटा, ये प्लस OO2 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल लिया, रो1 प्लस रो2 और कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा।
क्या चीज़ें नहीं लिख रहे क्योंकि हमने पहले से लिख रखा है। कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस के कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस रो टू अपॉन रो1 थीटा प्लस ब्रैकेट रो1 प्लस रो2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। इतना कॉम्प्लिकेटेड और हेवी एक्सप्रेशन आया है बस, ठीक। इसे नंबरिंग कर दें 2। अब हम सब पेज बदलने जा रहे हैं, मतलब इसको मिटाने जा रहे हैं, और मिटाने के बाद कुछ डेटा को हम ऊपर कोने में लिख लें, तो कुछ तो ये लिखा ही रहेगा अंत तक। और वो जो थीटा और फाई का रिलेशन था उसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसी को लिख लें हम। बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। z इक्वल टू माइनस के कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस रो2 अपॉन रो1 थीटा प्लस रो1 प्लस रो2 कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। इस पे नंबर 2 पड़ा हुआ है। अब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। Differentiating with respect to theta. Now, dz upon d theta is equal to, शुरू करें। अब cos के हिसाब से डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन, तो हो जाएगा k साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस रो2 अपॉन रो1 थीटा इंटू इस एंगल का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में 1 प्लस रो2 अपॉन रो1 माइनस ब्रैकेट में रो1 प्लस रो2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। इसे भी हम नंबर डाल दे रहे हैं 3। लगे हाथ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लो। एंड डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर उसी तरह से करें, के कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस रो2 अपॉन रो1 इंटू थीटा, और फिर इस एंगल को करेंगे इतना ही फिर आएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस रो2 अपॉन रो1 होल स्क्वायर माइनस रो1 प्लस रो2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। अब देखो यहाँ रो1 प्लस रो2 आने जा रहा है, तो कुछ मेहनत कर लिया जाए। के कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस रो2 अपॉन रो1 थीटा इंटू रो1 प्लस रो2 होल स्क्वायर अपॉन रो1 स्क्वायर माइनस रो1 प्लस रो2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। रो1 प्लस रो2 कॉमन ले लें, नीचे से इसको ले लें, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू रो1 प्लस रो2 अपॉन रो1 स्क्वायर। इतना हमने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा, रो1 प्लस रो2 इंटू के, यानी कि के इंटू रो1 प्लस रो2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस रो2 अपॉन रो1 इंटू थीटा, ये बचेगा, माइनस रो1 स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा, ये बचेगा। इसे लिखिए आप नंबर 4। फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम या फॉर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी 0। फॉर इक्विलिब्रियम
dz upon d theta is equal to 0, implies that k sine of alpha plus beta plus theta plus rho 2 upon rho 1 theta into dz अपॉन डी थीटा चाहिए ना हमको, हाँ ठीक है, इंटू इसको हम लिख दें रो 1 प्लस रो 2 अपॉन रो 1 माइनस रो 1 प्लस रो 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। तो रो 1 प्लस रो 2 कॉमन हो जाएगा, उसको उठा के उधर फेंक देंगे नॉन जीरो क्वांटिटी को, इम्प्लाइज दैट और रो 1 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा के साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस रो 2 अपॉन रो 1 इंटू थीटा माइनस रो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भाग दे दिया, तो रो 1 साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, ये आया। इट इज सेटिस्फाइड बाई थीटा इक्वल टू 0, ये मैं दावा कर रहा हूं। नंबर 5, तो भैया मेरे dz अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0 की हमें अब जरूरत नहीं, अब हमें जरूरत पड़ेगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो उसको हम और लिख ले रहे हैं। डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है रो 1 प्लस रो 2 अपॉन रो 1 स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट के इंटू रो 1 प्लस रो 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस रो 2 अपॉन रो 1 इंटू थीटा माइनस रो 1 स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। इस पे नंबर पड़ा है 4। ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ना, हम दावा करते हैं कि थीटा बराबर 0 के लिए ये संतुष्ट हो जाएगा। इट इज सेटिस्फाइड बाई थीटा इक्वल टू 0। इट इज, ये नहीं उतारना, इट इज माने ये, इट इज सेटिस्फाइड बाई theta equal to 0 because for theta equal to 0 5 will become, हम तर्क से बता रहे हैं कि थीटा से संतुष्ट क्यों हो रहा है, संतुष्ट करके दिखा दे रहे हैं। थीटा बराबर 0 इसमें रखोगे तो आएगा के साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस रो 1 साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, ये आएगा। इंप्लाइज दैट के की जगह हम लिख रहे हैं O1 G1, O1 G1 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या हम इक्वल टू कर दे रहे हैं, और रो 1 की जगह पे हम लिख रहे हैं O1 C1, देखते चलिए O1 C1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अपर बॉडी साइन अल्फा, सिंस O1 G1 इज इक्वल टू के, ये माना गया है, O1 C1 इक्वल टू रो 1, ये है, ये दिया हुआ है। अब जरा सा चलिए ट्रायंगल में अल्फा प्लस बीटा जिसमें एंगल हो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा O1 G1 N, O1 G1 N, ये एंगल जिस पे हम क्रॉस का साइन लगा रहे हैं, ये एंगल
देखो इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है ना, बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। एक क्रॉस फूहड़ लग रहा है तो इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 डॉट लगा दे रहे हैं। ले, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। O1G1 साइन ऑफ एंगल O1G1N इज इक्वल टू O1C1 साइन अल्फा। ये क्लियर कट कुछ दे रहा है, कहाँ है O1C1? O1C1 साइन अल्फा, यस ये दे रहा है। ये समकोण त्रिभुज है ना, तो इस समकोण त्रिभुज के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया O1C1 कॉस साइन अल्फा, तो ये क्या दिया आपको? साइन अल्फा। O1N दिया, ये हो गया O1N implies that। अब जरा इसको देखा, O1G1 साइन डबल डॉट, ये थोड़ा सा तिरछा तिरछा सा लग रहा है ना, इसको सीधा करिए, ये 90 डिग्री है। अब इसको पढ़िए, O1G1 साइन डबल डॉट, अभी और तिरछा लग रहा है हमको देखने से। O1G1 साइन डबल डॉट बराबर होगा O1N, तो ये हो गया O1N इज इक्वल टू O1N, यानी कि थीटा बराबर 0 ने इक्वेशन नंबर 5 को संतुष्ट किया। तो इक्वेशन नंबर 5 का सॉल्यूशन थीटा बराबर 0 लिया जा सकता है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5 फॉर थीटा इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चलो चेक करें क्या है उसका स्वभाव है। स्वभाव पता नहीं चलेगा ना हमको, तो कंडीशन निकालनी ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में थीटा इक्वल टू 0 रखा जाए। डी स्क्वायर जेड अपान डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 अपान ρ1 स्क्वायर ब्रैकेट के इंटू ρ1 प्लस ρ2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस ρ1 स्क्वायर कॉस अल्फा, ये आएगा। बहुत भारी प्रूफ है, टाइम टेकिंग है, वीडियो साइज लंबी हो जाएगी, 40 मिनट तो हो ही जाएगा। इसकी नंबरिंग करिए, कहाँ तक नंबर हुआ अभी तक? 5 तक हुआ था, ये हो गया 6। बट H इक्वल टू G1 C1 इक्वल टू NC1 माइनस NC1 माइनस NG1 बराबर G1 C1। अब NC1 सब ट्राइंगल से वैल्यू निकलेगी। NC1 बराबर O1C1 कॉस अल्फा, O1C1 कॉस अल्फा माइनस O1G1 कॉस ऑफ एंगल O1G1N, एंगल O1G1N चेक करिए। NC1 O1C1 कॉस अल्फा, O1C1 कॉस अल्फा बराबर होगा ये NC1, ठीक। O1G1 कॉस O1G1N माने डबल डॉट कॉस डबल डॉट, O1G1 कॉस डबल डॉट, O1G1 कॉस डबल डॉट बराबर होगा NG1, बिल्कुल ठीक। इज इक्वल टू ρ1 कॉस अल्फा माइनस के O1G1 की वैल्यू यहां से के कॉस ऑफ डबल डॉट, और डबल डॉट की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। इम्प्लाइज दैट, इस पूरे को इधर ले आइए, के इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ρ1 कॉस अल्फा माइनस H। इसको नंबर 6 में
पुट करिए। और अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ऊपर सब मिटा रहे हैं, सने सने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं। पुटिंग इट इन 6, पुटिंग इट इन 6। एग्जामिनेशन में अगर ये थ्योरम आ जाए तो ये करने लायक, एग्जाम में करने लायक नहीं। ऐसे आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ लो, एग्जाम में कहीं फिगर गलत हो जाए, फिगर सही करने में आपका समय खर्च हो जाएगा। एक छोटा सा एरर पूरा महल गिरा देगा। ये सब चीज़ें पढ़ाने के लिए हैं बस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एग्जाम में इनकी प्रूफ पूछना भी नहीं चाहिए। पुटिंग इट इन 6 वी गेट डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ध्यान रहे थीटा बराबर 0 पर ये निकल रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन ρ1 स्क्वायर ब्रैकेट ρ1 प्लस ρ2 इंटू के कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये है ρ1 कॉस अल्फा माइनस एच, ρ1 कॉस अल्फा माइनस एच ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस ρ1 स्क्वायर कॉस अल्फा। मैं समझता हूँ इसको तोड़ा ताड़ी किया जाए तो ये कटेगा, इक्वल्स टू ρ1 प्लस ρ2 अपॉन ρ1 स्क्वायर ब्रैकेट में। पहले हम ρ1 से गुणा कर दें तो हो जाएगा ρ1 स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस ρ1 एच प्लस ρ1 ρ2 कॉस अल्फा माइनस ρ2 एच माइनस ρ1 कॉस अल्फा। ρ1 स्क्वायर कॉस अल्फा कैंसिल हो गया। इसके बाद बच गया एच के 2 टर्म थे, उनको बिखरना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। इम्प्लाइज दैट इक्वल्स टू ρ1 प्लस ρ2 अपॉन ρ1 स्क्वायर इंटू ρ1 ρ2 कॉस अल्फा माइनस ये दोनों माइनस ρ1 प्लस ρ2 मल्टीप्लाइड बाई एच। ρ1 प्लस ρ2 को हम अंदर से बाहर ला रहे हैं क्योंकि हमें जो कंडीशन लानी है वो एच पर लानी है। और ρ1 ρ2 हम बिल्कुल आने लगा, देखो फिगर भी हटा रहे हैं, सब खत्म। बस जरा सी बात और, इक्वल्स टू ρ1 प्लस ρ2 होल स्क्वायर अपॉन ρ1 स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट ρ1 ρ2 कॉस अल्फा अपॉन ρ1 प्लस ρ2 और माइनस एच। तो इसको पॉजिटिव या निगेटिव होने में इनकी भूमिका नहीं होगी क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, इन्हीं की भूमिका होगी। नाउ डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 और नहीं, पहले लेस करें ना, मैक्सिमा की बात पहले करें। लेस देन 0 पर मैक्सिमा होगा और ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग एज। अच्छा एक बात और है, z अपने मैक्सिमम पोजीशन में होगा, माने बहुत ऊपर होगा, अपने सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा जितना वो ले सकता है, तो अनस्टेबिलिटी होगी। इसलिए z को मिनिमम की पहले बात करें तो z मिनिमम कब होगा, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। तो इसको बदल दें, अकॉर्डिंग एज ρ1 ρ2 कॉस अल्फा अपॉन ρ1 प्लस ρ2 माइनस एच ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, दैट इज ρ1 ρ2 कॉस अल्फा अपॉन ρ1 प्लस ρ2 ग्रेटर देन एच और लेस देन एच, दैट इज एच इज लेस देन ρ1 ρ2 cos अल्फा अपॉन ρ1 प्लस ρ2
और h इज ग्रेटर देन रो वन रो टू कॉस अल्फा अपॉन रो वन प्लस रो टू। h इज लेस देन h इज ग्रेटर देन आ गया, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, इसका मतलब मिनिमम की पोजीशन है, तो इसी को लिखिए 2-3 लाइन और। Therefore, z is minimum और मैक्सिमम अकॉर्डिंग एज, यही फिर लिखिए, h इज लेस देन रो वन रो टू कॉस अल्फा अपॉन रो वन प्लस रो टू, और h इज ग्रेटर देन रो वन रो टू कॉस अल्फा अपॉन रो वन प्लस रो टू। एंड हेंस z माने हॉरिजॉन्टल लाइन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट अपने मिनिमम पोजीशन में है, तो स्टेबिलिटी होगा। हेंस द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज h इज लेस देन रो वन रो टू कॉस अल्फा अपॉन रो वन प्लस रो टू, और h इज ग्रेटर देन रो वन रो टू कॉस अल्फा अपॉन रो वन प्लस रो टू। यही प्रूव करना था। थोड़ी साउंड पॉल्यूशन है भैया, बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, गली में जनरेटर चल रहा है, कोई फंक्शन है, और वीडियो हम बना रहे थे बीच में चलने लगा तो हम रोकेंगे भी नहीं। थोड़ा सा डिस्कशन हम और करेंगे कि यदि जो अल्फ़ा है वर्टिकल के साथ कॉमन नॉर्मल का एंगल अगर जीरो कर दें, नोट इफ द कॉमन नॉर्मल and vertical are coincident, then alpha is equal to 0. In this case, the equilibrium is stable or unstable। मेरी आवाज़ तो स्पष्ट आपको सुनाई पड़ रही होगी, बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है भाई। इज स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज h इज लेस देन cos 0 1 हो जाएगा, रो वन रो टू, अरे इसको इकट्ठे न लिखते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू, दैट इज रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन h ग्रेटर देन और लेस देन रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू, दैट इज 1 अपॉन h इज ग्रेटर देन और लेस देन, अरे इनटू है 1 अपॉन रो वन प्लस 1 अपॉन रो टू, ऐसा हो जाएगा। और ये कंडीशन थ्योरम नंबर 1 के कंडीशन जैसा है, बस उसमें स्मॉल r कैपिटल R की जगह इसमें रो वन रो टू आ गया है। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। अगले वीडियो में इसी पर बेस्ड आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे।